मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बोल पाऊंगा, स्विच कर रहा हूँ अंग्रेजी में। मैं अम्बेडकर का पॉलिटिकल इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर की वो बात करना चाहता हूँ। तो ये स्ट्राइक और IMP और ये सब होने से पहले अम्बेडकर का अपना शोध जिस बात के ऊपर था, जिस काम के ऊपर था, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट पार्ट। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी है कि इंडियन सोसाइटी को कैसे एनालाइज किया जाए। उसमें अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेबर का क्वेश्चन से कैसे उनका बिल्ड होता है। तो मैं अर्ली अम्बेडकर का काम के ऊपर बात करूंगा, उनका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट स्ट्राइक में और वो पीरियड mid-20s से लेके इंडिपेंडेंस तक, उसमें ना मेरा एक्सपर्टीज है ना मैं उसके ऊपर बात करूँगा। मैं एसेंशियली इसको ले आउट करना चाहता हूँ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि नॉर्मली एक डिविजन एग्जिस्ट किया है और अभी तक चल भी रहा है, थोड़ा कम हो रहा है ओवर टाइम। द डिविजन, अ फॉल्स डिविजन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अम्बेडकराइट्स, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट। अम्बेडकर का एक्चुअल एनालिसिस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर में, इसलिए आई कैन स्पीक लाइक दिस। ओके, आप लोग सुन पाओगे? मैं खड़ा हूँ। मैं एक्चुअली उसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूँ। दिस इज एक्चुअली अम्बेडकर अर्ली वर्क, earlier work on caste. But before I come to that, Ambedkar being a political economist by training and having 2 PhDs in economics, one from Columbia and one from London School, his early conceptualization is deeply embedded in a political economic analysis. And unlike what most people like to claim, he had a deep reading of Marx. There are differences and I'll lay that out, but let me trace it from there. In fact, ये division of labor का question actually classical political economy में है, and that's from where I want to just start. That Adam Smith and others जो division of labor की बात करते हैं, वो division of labor की जो question है, वो capitalism कैसे काम करता है उसके ऊपर। डिफरेंस ये है कि एडम स्मिथ का अंडरस्टैंडिंग में ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत नेचुरल चीज है, बट मार्क्स इस चीज को थोड़ा अलग हिसाब से देखते हैं। इनफैक्ट एज अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, व्हाट ही पोजिट्स इज द फैक्ट दैट कैपिटलिज्म एज अ मोड ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिडल है, जो रिडल बहुत साल अनरिजॉल्व रह जाता है, विच इज दैट if we understand पूंजीवादी कैपिटलिज्म एज प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, तो मार्क्स ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर नेसेसरी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज इज नॉट नेसेसरी फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर, बट द डिवीजन ऑफ लेबर इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनालिटिकल फ्रेम है, और जिसमें मार्क्स इसको समझाते हैं 2 चीज। एक वो एग्जाम्पल देते हैं इंडिया और कास्ट का, ये बोलते हुए कि ये सोसाइटी को देखिए, इसमें एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज नहीं था। हिस्टोरिकली प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज जब तक स्टार्ट होता है, डिवीजन ऑफ लेबर इनका था, बट ये प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज नहीं करते हैं। और दूसरा, वो एनालिटिकली समझाते हैं कि क्यों प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज नेसेसरी नहीं होता है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। एग्जाम्पल इनका देते हैं, हमारे देते इंडिया। ये क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी में थोड़ा अनरिजॉल्व रह जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और कैपिटलिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, वो एक यूरोसेंट्रिक लोकेशन से ये लेके बात कर रहे थे। तो ये एशिया को एक ब्रॉड स्वीप में डालना, इंडिया को एक ब्रॉड स्वीप में डालना, और उसके साथ एक साइंटिफिक एनालिसिस में एंगेज करने में एक डिस्टेंस था। वो यूरोसेंट्रिसिज्म बोल देते या डिस्टेंस बोल देते, वो ये अम्बेडकर एक्चुअली अप्रोच करते हैं फ्रॉम अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव व्हेन ही स्टार्ट्स गिविंग एन एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इन द बिगिनिंग ओनली इनका पोजीशन ये है और एनालिसिस ये है कि इंडियन सोसाइटी सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है।
इट्स इन डिविजन ऑफ लेबर एज वेल एज डिविजन ऑफ लेबरर्स। तो उनका स्टार्ट पॉइंट कास्ट को समझने के लिए एक्चुअली डिविजन ऑफ लेबर एंड डिविजन ऑफ लेबरर्स से आता है, तो वो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में चल रहे हैं। दूसरा वो ये बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इंडियन सोसाइटी में, कास्ट है, क्लास है, पेट्रियार्की है, क्या है। अंबेडकर का अंडरस्टैंडिंग कास्ट के बारे में भी बहुत क्लास एनालिसिस है। वो बोलते हैं कास्ट एक इनक्लोज्ड क्लास है। कास्ट एक इनक्लोज्ड क्लास कैसे हुआ, उसके ऊपर वो एक हिस्टोरिकल कुछ हाइपोथेसिस रखते हैं कि कैसे कास्ट एक इनक्लोज्ड क्लास बनता है, कौन पहले अपने आप को बंद करता है। उनका एनालिसिस में वो ब्राह्मण से प्रीस्ट है, बट एक इनक्लोज क्लास बनने से बाकी लोग, और ये सोशियोलॉजी में बाद में एम श्रीनिवास और ये लोग ये टर्म यूज किए हैं अपना हिसाब से, संस्कृताइजेशन। अम्बेडकर बोलते हैं इमिटेशन के चलते वो एक अपने आप को इनक्लोज करेंगे तो बाकी भी उस एडवांटेज के चलते, उस हायरार्की के चलते वो इमिटेट करेंगे। बट ऑफकोर्स इंडियन सोशियोलॉजी और इंडियन सोशियोलॉजी के डॉयंस जब संस्कृताइजेशन लेके बात करते हैं, अम्बेडकर को रेफर ही नहीं करते, वो अलग बात है। बट सो एक इनक्लूस क्लास बनता कैसे है और बनने के बाद उसका क्या फोर्स होता है, उसका वो एनालिसिस देते देते नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। और उनपे वो बहुत इंटरेस्टिंगली बोलते हैं कि दरवाजा कुछ लोग अपने के लिए बंद किए और बाकी लोगों के लिए दरवाजा उनके मुंह के ऊपर बंद हो गया। तो ये दरवाजा बंद करना, क्लोजिंग ऑफ डोर्स का जो फ्रेम है, वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो स्विच करते हैं। उसके बाद वो आते बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, जो फिर से पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक ट्रेजेक्टरी से आता है। वो सरप्लस का क्वेश्चन ले आते हैं टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, और बहुत इजी एग्जाम्पल है। वो बोलते हैं कि इनक्लूस क्लास काम कैसे करता है, और उसमें वो समझाते ऐसे हैं कि सपोज एक सोसाइटी में 50 आदमी और 50 औरत एक पेयर, और एक कोई मर जाता है, तो वो सरप्लस आदमी या औरत का क्या होता है, उससे हम समझ पाएंगे कि इनक्लोज क्लास कैसे काम करता है। तो वो ये बोलते हैं कि वो सरप्लस जो आदमी या औरत जो है, उसके साथ क्या किया जा सकता है, क्योंकि इनक्लोज क्लास काम करने के लिए एक ही प्रिंसिपल काम करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन। एंडोगमी होगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और एंडोगमी काम कैसे करेगा, इसका एग्जाम्पल देते हुए सरप्लस मैन और सरप्लस वुमन का एग्जाम्पल देते कि सरप्लस वुमन के साथ क्या किया जाए। यू बर्न ऑन द फायर्स, या आप उनको फोर्स्ड विडोहुड कर दो, बट ये सेम चीज तो आप आदमी के साथ भी कर सकते हो। सरप्लस मैन यदि होता, उसको भी फायर पे चढ़ा दो, उसके साथ भी एनफोर्स कर दो। बट रूल मेकर्स, क्योंकि ये इनक्लोज क्लास आदमी है, तो ये सरप्लस मैन को बाहर नहीं कर देंगे, सरप्लस वुमन के साथ करेंगे। सो ये डिविजन ऑफ लेबर टू डिविजन ऑफ लेबर से स्टार्ट करते हुए इनक्लोज क्लास से आते हुए ये कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंगली वो प्लेस करते हैं। ये कास्ट जेनेसिस मैकेनिज्म डेवलपमेंट बोल के जो आर्टिकल है 1916 के आसपास, उसमें ये वो सामने रखते हैं। इंटरेस्टिंगली अम्बेडकर इस टाइप का पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस से मिड-20s में चले जाते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव में। बट मैं सिर्फ इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी का ट्रेनिंग या लिंक के चलते मेरे को ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा पार्ट मेरे को इंटरेस्टिंग इससे लगता है कि एक क्वेश्चन ऑफ लेबर को सिर्फ एनालिटिकली देखना है, ऐसे नहीं, पॉलिटिकली कैसे इसको ले आना है, बट थियोरिटिकली एक्चुअली क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाता। इसमें आप देखेंगे मार्क्स जैसे हैव और हैव नॉट्स का कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं कि एक डायलेक्टिकल रिलेशन, एक कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन है, और इस बेसिस पे आइडेंटिफाई करने से यूनिफाई करने के लिए हैव नॉट्स को इजियर होगा। फूले का भी एक बहुत ही सिमिलर कंसेप्चुअलाइजेशन है। हालांकि फूले का नॉर्मली लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिकली नहीं रीड करते, बट आप यदि गुलामगिरी या कल्टिवेटर्स विद गॉड पॉलिटिकल इकोनॉमिकली पढ़ेंगे
तो वो एक एग्रेरियन पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसमें स्लेवरी कैसे काम कर रहे हैं, हमारे सोसाइटल मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे काम कर रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं। ऑब्वियसली वो लिख रहे हैं एक दूसरा स्टाइल में, बट पॉलिटिकल इकोनॉमी कंटेंट क्या है फूले का, उससे वो जो निकालते हैं ना शूद्र अतिशूद्रपन, बहुजन कैसे, और ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में या मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स में बहुत इजीली फ्लो भी करता है। मैं थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बहिष्कृत, वंचित, दलित, सर्वहारा, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल आइडिया है ऑर्गेनाइज करने का। तो सिर्फ एनालिसिस नहीं दे रहे, उसको ऑर्गेनाइज करने का कैटेगराइजेशन भी सामने रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु एम आई, हु आर वी, ये क्वेश्चन का जिनका हिस्ट्री इरेज करने का सेंचुरी से एफर्ट चल रहा है, उनको आप एक एकत्रित कैसे करेंगे। ये जो टेंडेंसी और ये जो एनालिसिस से एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेम की तरफ अम्बेडकर मूव करते हैं, फूले में भी है। अम्बेडकर एक्चुअली वो फ्रेमिंग बहुत इंटरेस्टिंगली करते हैं। इनफैक्ट वो जो पीरियड जिसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बट काफी सारे दोस्त हैं जो उसके ऊपर काम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। महाराष्ट्र में इन अदर प्लेसेस स्ट्राइक होना या ऑर्गेनाइज करना, कैसे ये करना, वो पार्ट मेरा नहीं है एक्सपर्टीज, बट वो एक इंटरेस्टिंग फ्रेम है। बट वो एक्चुअली ये फ्रेमिंग ऑलरेडी हो रहा है पहले। तो व्हाट आई मीन टू से इज अम्बेडकर्स मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ extremely fascinating way to study the situation of the Indian society. Not just that, but it also gives a frame कि आप ऑर्गेनाइज कैसे कर पाएंगे इस चीज को। ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल मार्क्सियन प्रिंसिपल के साथ बहुत एक सिमिलरिटी रखता है, क्योंकि मेजॉरिटी एक्चुअली न्यूमेरिकल मेजॉरिटी एक्सप्लॉइटेड का, उसका एक टर्मिनोलॉजी आपको इवॉल्व करना है, और ये मार्क्स भी करते हैं, ये अम्बेडकर भी करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी देन गेट्स अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, अम्बेडकर के बाद जब दलित पैंथर्स आते हैं, दलित पैंथर्स ये टर्मिनोलॉजी को अपना हिसाब से यूज करना स्टार्ट करते हैं। वो फेल करते हैं, उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी फेल करते हैं, सक्सेस होता है, फेलियर होता है। वो हर मूवमेंट के साथ ये है, दलित पैंथर के साथ है, फिर बाद में है। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये एनालिसिस जो है, ये एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंगली लेबर से स्टार्ट करते, लेबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, लेबर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेम में आते हुए ये डेवलप करता है। मैं एक लास्ट एक चीज के ऊपर सिर्फ बोल के खत्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि उस पॉलिटिकल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से, कि मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि अम्बेडकर जो एक टाइम में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कि इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी नहीं हुआ, या इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ता गया और पॉलिटिकल इक्वालिटी हुआ, तो ये सिस्टम रप्चर के पॉइंट पे आ जाए। या मैं उसको दूसरे हिसाब से रीड कर सकता हूं कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन इतना बढ़ जाएगा कि देयर इज अ चांस ऑफ अ रप्चर। और उस रप्चर के अंडरस्टैंडिंग से यदि हम लोग देखें आज के डेट पे, तो एक चीज, क्योंकि ये मार्क्स के साथ भी ट्रू है, अम्बेडकर के साथ भी ट्रू है, किसी के साथ भी ट्रू है, कि आप जब लिख रहे हो और आप चले जाने के बाद क्या हो रहा है, उसके लिए आप यू कांट बी फिक्स्ड ओनली ऑन टू दैट। तो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, हाउ डू वी सी व्हाट इज हैपनिंग टुडे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन ऑफ लेबर। यदि स्टेट खुद ही लेबर कोड ले आया, यदि स्टेट खुद ही लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैशन में एंटी लेबर एक पोजीशनिंग में पहुंच रहा है, एंटी फार्मर एक पोजीशनिंग में पहुंच रहा है, तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे। दूसरा ये है कि जो एक चीज बहुत उसके साथ इंटरेस्टिंगली लिंक ये भी है कि दुनिया भर में राइट विंग गवर्नमेंट्स इलेक्टोरली लीगली आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मोड से फासिज्म आ रहा है। फासिज्म इसी बेसिस के थ्रू ही आ रहा है। उस टाइम में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है,
और पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो इल्यूशन पैदा किया जा रहा है, ये शायद बहुत दिन नहीं रह सकता. सो माई अपील इज, इफ देर इज यूनिटी ऑफ एनालिसिस, as they say in a labor unionized mode, if there is unity in analysis, the management cannot divide us. Thank you. थैंक यू साथियों, सबको जय हिंद और लाल सलाम.